दोस्तों नमस्कार। शिक्षा की सामान्य मंच से मैं आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। मेरे YouTube चैनल एग्ज़ाम स्टडी में आप सभी लोग का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। हम लोग हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हैं। इस व्याकरण के अंतर्गत हम लोगों ने अभी तक भाषा और शब्दों को पढ़ा। आज हम लोग हिंदी व्याकरण के सबसे महत्वपूर्ण प्रकरण संधि पर चर्चा करेंगे और संधि के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आज का जो क्लास है वो विशेष रूप से संधि को लेकर है। तो आइए हिंदी व्याकरण में आज हम लोग पढ़ेंगे संधि संधि प्रकरण। संधि का क्या अर्थ होता है ना? तो संधि का जो अर्थ होता है वो प्रायः कह सकते हैं कि मेल होता है या समझौता होता है या जोड़ होता है। लेकिन यहाँ पर व्याकरण की दृष्टि से संधि का जो अर्थ होगा वो वर्णों के मेल से होगा, है ना। यानी कि जो वर्ण होंगे वो आपस में जो मिलेंगे, दो वर्णों के मिलने से होगा। तो यहाँ पर संधि का जो अर्थ है वर्णों का मेल है ना। तो वर्णों का जो मेल है उसी को हम क्या कहते हैं, हिंदी व्याकरण की दृष्टि से वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। इसकी कई परिभाषाएं दी जा सकती हैं। आइए देखिए कि हिंदी व्याकरण की दृष्टि से वर्णों का मेल संधि कहलाता है। लेकिन इसकी एक अलग परिभाषा दी गई है भाषा विज्ञान और व्याकरण की दृष्टि से। उसको भी मैं लिख देता हूँ। देखिए, दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं, है ना। तो दो निकटवर्ती वर्णों का मेल होना चाहिए और इन दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से इनमें विकार उत्पन्न होना चाहिए तो वो संधि कहलाएगा। यहीं पर एक और कन्फ्यूजन वाली चीज़ें होती हैं कि दो निकटवर्ती शब्दों का जो मेल होता है ना, शब्दों का मेल, जब आप शब्दों का मेल करेंगे, शब्दों को जब आप जोड़ेंगे तो ये समास कहलाता है।
क्या कहलाता है? समास कहलाता है। यहाँ पर जब आप दो शब्दों का मेल करेंगे तो वो समास होगा, और जब वर्णों का मेल करेंगे तो संधि हो जाएगा। जैसे यदि देखा जाए तो एक उदाहरण के रूप में यदि विद्यालय को ले लिया जाए तो यहाँ पर विद्या धन आलय, इनका ये विच्छेद होगा। इस द का आ ये वर्ण हो गया, और इस आलय का आ ये भी वर्ण हो गया। इन दोनों के मिलने से आ बन गया। तो ये तो हो गया संधि। अब समास को ले लिया जाए, जैसे राजा का पुत्र है ना, राजा का पुत्र, तो ये हो जाएगा राज और पुत्र। ठीक, ये देखिए दो शब्द हैं। जब इन दोनों शब्दों को जोड़ देंगे, राजा का पुत्र या राजपुत्र दोनों को जोड़ देंगे तो ये आपका राजपुत्र बन जाएगा। तो ये शब्दों का जब मेल होगा तो समास कहलाएगा। ये समास है, और यहाँ पर आपका संधि है। ये क्या है? संधि है। तो यहीं संधि और समास में देखिए अंतर होता है। तो संधि यानी कि वर्णों का मेल होता है, और समास शब्दों का मेल होता है। इतना बात क्लियर है। अब इसके आगे हम लोग संधि के कुछ प्रकार बताए गए हैं, उन पर चर्चा करेंगे। आइए, देखिए संधि के अन्य उदाहरण जैसे कविंद्र हो गया, रविंद्र हो गया, महेश हो गया, है ना, महेश हो गया इत्यादि। कविंद्र का संधि विच्छेद तो कवि धन इंद्र, रविंद्र का रवि धन इंद्र, महेश का तो महेश का महाधन ईश। देखिए जब ईश होगा तो यहाँ पर आपका दीर्घ ई का प्रयोग होगा। यहाँ पर ये दीर्घ ई है, जबकि यहाँ इंद्र में देखिए ह्रस्व ई है। इत्यादि का जैसे इति धन आदि। तो ये सभी संधि हैं, और इन संधि में आप देखेंगे कि यहाँ का ई और यहाँ का ई मिलकर के ये दीर्घ ई हो गया। यहाँ का भी ई और प्लस यहाँ का ई, ये भी मिलकर के दीर्घ ई हो गया। यहाँ पर आ और यहाँ का दीर्घ ई मिलकर के ए में परिवर्तित हो गया। तो यहाँ पे देखिए दो निकटवर्ती वर्ण हैं। अब इसको ऐसे तोड़ सकते हैं, मह धन आ, ये हो गया, मह से आ निकला, प्लस यहाँ से ई हो गया और स हो गया। तो इन दोनों के मिलने से ए बन गया, और ये म हो गया। मह पर ए का मतलब लग जाएगा, ए हो जाएगा, और ये स आप डायरेक्ट इसको उतार देंगे ऐसे, तो ये हो जाएगा महेश। तो यही दो निकटवर्ती वर्ण हैं। ये जो आ और ई है, ये दो निकटवर्ती वर्ण हैं। इन्हीं वर्णों के मेल से देख रहे हैं कि अब विकार उत्पन्न हो रहा है। यहाँ पर एक ही मात्रा आ जा रही है, तो इसी विकार को हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। तो ये बात समझ में आया? चलिए ठीक है। अब इसके आगे हम लोग संधि के प्रकारों की बात करते हैं कि संधि के प्रकार। तो देखिए जो संधि के प्रकार हैं वो मुख्य रूप से तीन ही प्रकार होते हैं, है ना। एक तो स्वर संधि होता है, एक व्यंजन संधि होता है, और एक विसर्ग संधि होता है।
आइए अब हम लोग संधि के प्रकार पढ़ते हैं। संधि के प्रकार। संधि के प्रकार मुख्य रूप से 3 होते हैं। मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तो यहाँ आप देखिए, पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। अब ये जो स्वर संधि है, तो स्वर संधि में स्वर वर्ण होते हैं। व्यंजन संधि में व्यंजन वर्ण होते हैं और विसर्ग में विसर्ग वर्ण होते हैं। अब देखिए, अब व्यंजन की, अब स्वर वर्ण की बात करते हैं। स्वर संधि में, तो स्वर संधि में स्वर वर्ण प्लस स्वर वर्ण। अब व्यंजन में या तो व्यंजन के बाद स्वर वर्ण आएंगे या तो व्यंजन वर्ण आएंगे। उसी प्रकार विसर्ग में भी स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। अब इनकी परिभाषा देखिए बनेगी। अब परिभाषा कैसे बनेगी? तो देखिए कि स्वर वर्ण का, है ना, एक मैं परिभाषा लिख दे रहा हूँ, बाकी मैं मौखिकी कह दूंगा और बाकी आप लोग नोट कर लीजिएगा। और आप लोग यदि वीडियो देख रहे हैं तो पेन और कॉपी ले करके बैठें और इसको नोट करते जाएं। देखिए, स्वर वर्ण का स्वर वर्ण से मेल होने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। उसे स्वर संधि कहते हैं। इसी प्रकार व्यंजन वर्ण का स्वर वर्ण या व्यंजन वर्ण से, ध्यान से सुनिएगा, व्यंजन वर्ण का स्वर वर्ण या व्यंजन वर्ण से मेल होने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। उसी प्रकार विसर्ग वर्ण का स्वर वर्ण से या व्यंजन वर्ण से मेल होने पर जो विकार उत्पन्न होगा उसे हम विसर्ग संधि कहेंगे, है ना। तो इसको मैंने एक लिख दिया है यहाँ पर परिभाषा। आप ये इसके अकॉर्डिंग
आप लोग इसकी परिभाषा भी बना देंगे, यानी कि कह सकते हैं कि व्यंजन वर्ण का स्वर वर्ण या व्यंजन वर्ण से मेल होने पर यहाँ पर वर्णों भी कर सकते हैं, वर्णों में जो विकार उत्पन्न होगा या जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। इतना बात क्लियर हो गया। ये एक चार्ट जैसा बना दिया गया है और लिख दिया गया है। आप लोग इसको अच्छे से लिख लीजिए। इसको याद करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। बस ये समझिए कि व्यंजन वर्ण है तो व्यंजन वर्ण का क्या होता है कि व्यंजन वर्ण का स्वर वर्ण से या व्यंजन वर्ण से, है ना, व्यंजन वर्ण का स्वर वर्ण से या व्यंजन वर्ण से मेल होने पर वर्णों में जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। 1 मिनट जरा सा शोरगुल होने लगा। अब देखिए इसी प्रकार विसर्ग संधि की परिभाषा बना सकते हैं कि विसर्ग वर्ण का स्वर वर्ण से या व्यंजन वर्ण से मेल होने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। अब विसर्ग संधि को पहचानने का एक तरीका भी हो सकता है, जैसे यदि लिख दिया जाए यहाँ पर, जैसे यहाँ पर लिख दिया जाए रामस, है ना, रामस या रामस या पुनर, है ना। तो इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ पर विसर्ग लगा हुआ है तो ये हो जाएगा रामः, ये हो जाएगा पुनः। इतना बात समझ में आया मित्रों? अभी ये सिर्फ एक तरीका बताया गया था। अब इसके आगे जब संधि में अब इन सभी के अलग अलग भी उप विभाग बताए गए हैं। जैसे स्वर संधि को यदि हिंदी व्याकरण की दृष्टि से देखा जाए तो 5 भागों में ही बांट दिया गया, लेकिन संस्कृत में जाएंगे तो कुछ 7 भाग होते हैं, है ना। अभी इसके बारे में बताया जाएगा, तब वहाँ पर सब कुछ क्लियर पिक्चर हो जाएगा दिमाग में। और ये संधि है इस तरीके से बताया जाएगा कि बिल्कुल आपके दिमाग में छप जाएगा, कोई रटने की जरूरत नहीं है। इसको 2 तरीके से बताने की ज़रूरत है। एक हम नियमों के आधार पर बताएंगे और दूसरा एक शार्ट ट्रिक के आधार पर बताएंगे कि देखते ही आप पहचान जाइए। लेकिन जो शार्ट ट्रिक होता है, कहीं कहीं अपवाद जब आ जाता है तो वो शार्ट ट्रिक काम नहीं करता है, तो उसके लिए नियम को जानना ज़रूरी है। इसलिए पहले नियम को जानते हैं, इसके सिस्टम को जानते हैं, इसकी क्या कंसेप्ट है। जब ये सब कुछ जान जाएंगे तभी जाकर के ट्रिक काम करता है। अन्यथा जब कोई अपवाद वाला शब्द आ जाएगा तब तो ट्रिक नहीं काम करेगा, फिर वहाँ पर क्वेश्चन गलती हो जाएगी। आइए अब हम लोग स्वर संधि के प्रकार की बात करते हैं। मैं यहाँ से इसको मिटा दे रहा हूँ। हाँ, यदि आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। चलिए ठीक है। अच्छा,
अब स्वर संधि के भेद या प्रकार। आइए देखते हैं हम लोग स्वर संधि के प्रकार। स्वर संधि के प्रकार। अब ये जो स्वर संधि के प्रकार हैं, ये देखिए निम्न प्रकार के होते हैं। पहला दीर्घ संधि। नाम से ही लग रहा है कि ये दीर्घ है, यानी कि इसके संधि में जितने भी वर्ण होंगे वो प्रायः दीर्घ होंगे। दूसरा इसी क्रम में ही है, देखिए दीर्घ संधि, फिर उसके बाद आएगा गुण संधि, इसके बाद गुण संधि के बाद वृद्धि संधि, और क्या होता है यड़ संधि, और क्या होता है अयादि संधि। अब देखिए इसके अलावा दो और संधि है। एक है पूर्व रूप संधि और एक है पर रूप संधि। तो हम लोग सिर्फ इसी पांचों पर ही फोकस करेंगे। ये पूर्व रूप संधि और पर रूप संधि ये हिंदी व्याकरण की संस्कृत व्याकरण की दृष्टि से है, लेकिन यहाँ पर ये पांच संधि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इन्हीं संधियों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जिनमें दीर्घ संधि है, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और अयादि संधि, है ना। आइए अब सबसे पहले इनके सभी संधियों का हम यहीं पर बगल में ही इनका सूत्र लिख दे रहे हैं। जैसे दीर्घ संधि का जो सूत्र होता है, इसका सूत्र होता है अकह सवर्णे दीर्घ। देखिए अकह सवर्णे दीर्घ। गुण संधि का होता है आद गुण, है ना। क्या होता है आद गुण। वृद्धि का वृद्धि रेच, वृद्धि रेच। अब उसके बाद यड़ संधि का इको यड़च, इको यड़ची। तो यड़ संधि का इको यड़ची। और अयादि का अयादि संधि का होता है एयो अया, एयो अया वा एयो। सॉरी, ये एयो नहीं एचो, अया बहुत डिफिकल्ट है। ये एचो अय वा याव, एचो अय वा याव। यहाँ पर ये एक मात्रा रहेगी, लिख दे रहा हूँ मिटा के इसको। एचो अय वायाव, है ना, एचो अय वायाव। अब इनको आप इन पांचों संधि के सूत्रों को एक बार आप लोग देख लें और इसको याद कर लें। जैसे कि दीर्घ स्वर संधि
का जो सूत्र है क्या है, तो दीर्घ स्वर संधि का देखिए सूत्र है अकः सवर्णे दीर्घ, है ना, अकः सवर्णे दीर्घ। अब ये अकः सवर्णे दीर्घ जब आप संस्कृत के महस्वर सूत्रों में जाएंगे तो वहाँ पर महस्वर सूत्र के अंतर्गत प्रत्याहार कुल 42 प्रकार के बताए गए हैं। तो उन प्रत्याहारों को जब आप पढ़ेंगे, महस्वर सूत्र को याद करेंगे, तो इसमें आप बिल्कुल बहुत आसानी से कर ले जाएंगे। तो अकः सवर्णे दीर्घ यानी कि अक प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले जितने भी वर्ण होंगे वो अपने ही वर्ण का दीर्घ हो जाते हैं। फिर आद गुणा, है ना, आद गुणा, फिर वृद्धि रेचि, ई को यड़ची, फिर एचो अयवायावह, एचो अयवायावह। फिर से याद कर लीजिए अकः सवर्णे दीर्घ, आद गुणा, वृद्धि रेचि, ई को यड़ची, फिर एचो अयवायावह। तो ये फार्मूला है, इसको आप लोग याद कर सकते हैं। जब ये सूत्र याद हो जाएगा तभी आप संधि के नियमों को और इसके कंसेप्ट को समझ सकते हैं। तो आइए अब हम लोग बात करते हैं दीर्घ संधि की। किसकी बात करते हैं? दीर्घ संधि की। यहाँ पर मैं एक यहाँ से दीर्घ संधि क्या सूत्र है? अकः सवर्णे दीर्घ, अकः सवर्णे दीर्घ, अकः सवर्णे दीर्घ यानी कि अक प्रत्याहार। देखिए अब अक प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? तो अक प्रत्याहार के अंतर्गत अक प्रत्याहार के अंतर्गत अ, ई, उ, री और री वर्ण आते हैं। इतने वर्ण आते हैं, अ, ई, उ, री और री वर्ण आते हैं। ठीक है। ठीक, तो देखिए अब इसका नियम क्या है? दीर्घ संधि का नियम, इस संधि विच्छेद में, संधि विच्छेद के प्रथम शब्द के अंत में यदि अ, ई, उ, री, री, संधि विच्छेद के प्रथम शब्द के अंत में अ, ई, उ, री आवे और द्वितीय शब्द के आदि में, कितने लोग आदि का मतलब नहीं समझेंगे तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ प्रारंभ, प्रारंभ। तो द्वितीय शब्द के आदि में यही वर्ण आ जाए तो ये अपने ही वर्ण का दीर्घ हो जाता है, दीर्घ हो जाता है। जैसे देखिए विद्या, धन, अर्थी, यहाँ पर आ प्लस अ,
ये दोनों मिल गए तो बन गए आ। ये क्या हो गया? दीर्घ हो गया। ये क्या हो गया? ये दीर्घ वर्ण हो गया। तो यही लिखा गया है कि संधि विच्छेद के प्रथम शब्द के अंत में यदि अ, इ, उ, री, री आवे और द्वितीय शब्द के आदि में, है ना, द्वितीय शब्द के आदि में यही वर्ण। अब यही वर्ण का मतलब यहाँ पर देखिए ह्रस्व और दीर्घ दोनों की बात हो रही है। अ, इ, उ, री, री, अब इनका ह्रस्व और दीर्घ दोनों होगा। अब जैसे प्रथम में देखिए यहाँ पे आ है तो ये दीर्घ रूप में है, और यहाँ पे ये किस में है? ये ह्रस्व में है। तो ये दीर्घ और ह्रस्व दोनों मिलकर के क्या बन जाएंगे? आ बन जाएंगे, यानी कि दीर्घ वर्ण बन जाएंगे। तो यही चीज़ यहाँ पर लिखा गया है। अब इसको 60 रूप में चाहे तो आप लिख सकते हैं। देखिए अब इसको 60 रूप में लिख सकते हैं। छोटे रूप में देखिए कैसे लिख सकते हैं कि ह्रस्व या दीर्घ अ, इ, उ, री, ली आवे तो अब इसके बाद चाहे अ हो, अब इसके बाद भी चाहे तो आप ह्रस्व और दीर्घ सवर्ण, सवर्ण का मतलब समान वर्ण, यानी कि यही चीज़, यहीं पर अ हो, यहीं पर ई हो, यहीं पर उ हो, री हो, री हो, यानी कि ये जैसे प्लस बीच में लगा है यहाँ पर अ हो गया। ठीक है, तो ये ह्रस्व या दीर्घ दोनों की बात हो रही है। यहाँ पर देखिए ह्रस्व या दीर्घ दोनों की बात हो रही है। तो ये ह्रस्व हो चाहे दीर्घ हो, और यहीं पर इनका सवर्ण यानी कि अ हो या आ हो, तो ये दोनों मिल जाएंगे तो क्या बन जाएंगे? आ बन जाएंगे। यही है सवर्ण का मतलब कि समान वर्ण वाले। तो इसके यानी कि प्रथम मतलब कि ये प्रथम शब्द हो गया, ये द्वितीय शब्द हो गया। तो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रारंभिक वर्ण दोनों जब एक समान होंगे तब वो दीर्घ में परिवर्तित हो जाएगा। इसी को कहते हैं दीर्घ स्वर संधि। अब आइए देखिए इसके कुछ उदाहरण से हम समझ सकते हैं। कुछ उदाहरणों को ले लेते हैं हम। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। उदाहरण जब देंगे तब वहाँ पर बिल्कुल सही से समझ में आ जाएगा, बगैर उदाहरण का नहीं होगा। अब इसमें देखिए मेल होगा। यदि अ प्लस अ मिल जाए तो भी आ बन जाएगा। ठीक है, यदि अ प्लस आ मिलेगा तो भी आ बनेगा। ठीक है, अब इसका एक एक उदाहरण हम लोग ले लेते हैं। तो एक एक उदाहरण देखिए। सरल धन अर्थी, है ना। तो सरल का लास्ट में इसके अ है तो इसका अ, फिर अर्थी का अ, ये दोनों मिल करके क्या बन जाएगा? दीर्घ अ बन जाएगा, यानी कि आ हो गया। तो इसका क्या हो जाएगा? सरणार्थी हो जाएगा, सरणार्थी। ये देखिए यहाँ पर ये जो आपका ये दीर्घ बन गया, है ना। तो अ प्लस अ मिल करके यहाँ पर भी ये अ है तो अ प्लस अ मिल करके क्या बन गया? आ बन गया। यदि न समझ में आया हो तो इसको थोड़ा सा और तोड़ दीजिए, और तोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा आपका देखिए स र ड़, ये ड़ पे हलंत हो गया तो इससे अ बाहर निकल गया। अब अर्थी का अ हो गया, अर्थी का अ हो गया, यहाँ पे इसको ऐसे रहने दीजिए। तो ये दोनों अ और अ मिलकर के क्या बन गए? आ बन गए। तो ये क्या हो जाएगा? ड़ पर आ का मात्रा लग जाएगा तो सरणार्थी हो जाएगा। स र ड़ पर आ का मात्रा और यहाँ पे अर्थी है तो ये हो गया आपका सरणार्थी हो गया। ठीक, ये बात समझ में आ गया। अब इसके बाद देखिए अ प्लस आ से मिल करके, है ना, जैसे हिमालय,
जैसे क्या, हिमालय, हिमालय को ले लेते हैं हम लोग, तो क्या हो जाएगा, देखिए हिम धन आलय, हिम धन आलय, तो हिम का अ प्लस आलय का आ, ये दोनों मिलकर क्या बन गया, आ हो गया, ये दीर्घ हो गया। तो हिम धन आलय तो हिमालय, ठीक है। म का में म के लास्ट में जो अ वर्ड आ रहा है, म के अंतिम में, ये देखिए प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रारंभिक वर्ण, तो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, म में अ छिपा हुआ है तो अंतिम वर्ण अ है, और द्वितीय शब्द का प्रारंभिक या आदि जो वर्ण है वो क्या है, आ है, तो अ प्लस आ मिलकर के भी क्या बन जा रहा है, आ बन जा रहा है। तो इस प्रकार दीर्घ स्वर संधि में जहाँ से विच्छेद होता है वहाँ पर सदैव वो दीर्घ रूप में होता है, चाहे वो आ की मात्रा में दीर्घ हो, चाहे दीर्घ ई की मात्रा में दीर्घ हो, चाहे दीर्घ ऊ की मात्रा में दीर्घ ऊ हो, तो वो दीर्घ संधि हो जाएगा। अब और एक आध दो उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। जैसे शिवालय हो गया, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, जैसे शिवालय हो गया तो शिव धन आलय हो गया, है ना, शिव धन आलय हो गया। इसके अलावा शिवालय के बाद मैं लिख दे रहा हूँ, जैसे शिवालय हो गया, शिवालय के बाद पुस्तकालय हो गया, देवालय हो गया, है ना, पुस्तकालय, पुस्तकालय, देवालय, देवालय। अब इनका विच्छेद करिए तो क्या हो जाएगा, शिव धन आलय हो जाएगा। इनका विच्छेद करिए तो पुस्तक धन आलय हो जाएगा। इनका विच्छेद करिए तो देवधन आलय हो जाएगा। देखिए यहाँ पर भी अ है, यहाँ पर आ है, दोनों मिलकर के क्या हो जाएंगे, आ हो जाएगा। यहाँ पर भी अ है, यहाँ पर आ है, ये दोनों मिलकर के क्या हो जाएंगे, आ हो जाएंगे। तो ये दोनों देखिए ह्रस्व अ और दीर्घ आ मिलकर के दीर्घ आ में परिवर्तित हो जा रहे हैं। अब इसके बाद देखिए ये अ से हो गया, अब ई का भी ले लेते हैं। अभी तो अ का हुआ, ई का होगा, फिर ऊ का होगा, री का होगा, री का होगा, है ना, तो ये थोड़ा सा बड़ा है। आइए अब हम लोग दूसरा उदाहरण लेते हैं, इसको मैं मिटा ही देता हूँ। देखिए अब क्या है, अगला एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, आ प्लस आ बराबर क्या हो जाएगा, आ, यानी दोनों दीर्घ अ मिलेंगे तो भी क्या होगा, दीर्घ अ ही बनेगा। जैसे विद्यालय हो गया, है ना, क्या हो गया, जैसे विद्यालय, तो विद्याधन आलय हो गया। तो यहाँ पर देखिए, तो विद्या में आ और प्लस आलय में आ, ये दोनों मिलकर क्या हो गए, आ हो गए, ये दीर्घ आ में परिवर्तित हो गए। तो इसका मतलब क्या हो गया, यह विद्यालय में कौन सी संधि हो जाएगी, दीर्घ संधि हो जाएगी। ठीक है। अब इसके अलावा देखिए ई में हम लोग आते हैं। अब ई प्लस ई दोनों ह्रस्व ई मिलकर क्या बन जाएंगे, क्या हो जाएंगे, दीर्घ ई में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे देखिए कवि धन इंद्र, ठीक है। तो यहाँ पर ई की मात्रा, वी में ई की मात्रा और इंद्र में ई की मात्रा, ये दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे, दीर्घ ई हो जाएगा। अब इसका क्या बन जाएगा, कविंद्र। तो ये कविंद्र देखिए ऐसे होगा, ये इस तरीके से होगा, ये दीर्घ ई में परिवर्तित हो गया। अब इसी प्रकार एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे रविंद्र, है ना, तो रवि धन इंद्र बराबर क्या हो जाएगा, देखिए रविंद्र ऐसे लिखा जाएगा, ये इस तरीके से रविंद्र लिखा जाएगा। तो यहाँ का ई सॉरी ये सरस्व ई रहेगा, यहाँ का ई और यहाँ का ई, ये दोनों मिलकर क्या बन गए, दीर्घ ई हो गया। ठीक है। तो इस तरीके से देखिए इसका मेल हो रहा है। तो ह्रस्व ई का ह्रस्व ई से मेल करने पर भी क्या होगा, दीर्घ ई बनेगा। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। मैं मिटाता रहूँगा क्योंकि स्पेस नहीं है,
इसलिए थोड़ी सी समस्या हो रही है क्योंकि वो उधर लिखा हुआ है। अब आइए देखते हैं, जितना भी है सब एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं इसी जगह, जो है सब कुछ क्लियर होना चाहिए, कोई चीज़ छूटना नहीं चाहिए। अब देखिए ह्रस्व ई का दीर्घ ई में जब मेल करेंगे तो भी ये क्या हो जाएगा, दीर्घ ई बनेगा। अब एक आध एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, जैसे हरि धन ईश। देखिए यहाँ पे ईश्वर वाला आ जाएगा, जहाँ पे ईश्वर यानी कि ई के साथ यदि तालव्य स का प्रयोग हो जाएगा जहाँ पर विच्छेद करते समय, तो ये समझिएगा कि वहाँ पर जब भी रहेगा तो वो दीर्घ ई रहेगा। यहीं पर लोग गलतियाँ करते हैं, पहचान तो देंगे कि ये दीर्घ संधि है, लेकिन कहीं कह दिया जाए कि इनका विच्छेद करिए तब तो वहाँ पे दिक्कत हो जाएगा, या पूछ देगा कि इनमें से हरीश का कौन सा संधि विच्छेद सही है। अब कहीं कहीं पर ई का मात्रा छोटा रह जाएगा, कहीं कहीं पर ई का मात्रा बड़ा रहेगा, तो उसी में कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो हरि धन ईश हो जाएगा, तो ये क्या हो गया, हरीश हो गया, है ना। क्या हो गया ये देखिए हरीश ऐसे लिखा जाएगा, ये हरीश यानी कि दीर्घ ई हो गया। अब इसका ह्रस्व ई और इसका दीर्घ ई, ये दोनों मिलकर किस में परिवर्तित हो जाएगा, ये दीर्घ ई में आ जाएगा। ठीक है। अब इसी प्रकार एक और उदाहरण ले सकते हैं, जैसे कवि धन ईश, कवि धन ईश ये हो गया, तो ये हो जाएगा आपका इसका ह्रस्व ई और इसका दीर्घ ई, ये दोनों मिल करके दीर्घ ई में परिवर्तित हो गए, और इसका जो बन जाएगा कवि धन ईश का हो जाएगा कविश। देखिए कविश कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, है ना। अब इसके पहले मैंने बताया था रविंद्र का, देखिए रविंद्र का बताया था ये से। अब ये रविंद्र में कई ऑप्शन दे सकता है, तो इसमें देखिए कैसे बनेगा, तो ये हो जाएगा रवि धन इंद्र, दोनों में देखिए ह्रस्व ई रहेगा, यहाँ पर भी ई ह्रस्व होगा, यहाँ पर भी ई ह्रस्व होगा, दोनों मिलकर के दीर्घ बन जाएगा। तो अब ये ये देखिए यहाँ पर ये हम गलती कर दिए, ये दीर्घ ई ऐसे रहेगा, है ना। तो ये रवि धन इंद्र, तो ये बन जाएगा वो आपका रविंद्र, ये ऐसे हो जाएगा, रविंद्र हो जाएगा। ये रविंद्र, इसको मैं सही से लिख दे रहा हूँ, ये हो गया रविंद्र, है ना। तो यही इसमें यहाँ पर ध्यान देने के लिए है, जहाँ पे आपको तालव्य स ई के साथ तालव्य स लगेगा, तो वहाँ पे समझ जाइएगा कि जो तालव्य स है तो इसके पहले जो ई होगा वो मान के चलिए कि लगभग या प्रायः वो आपका हमेशा दीर्घ ई में ही रहेगा। यहीं पर देखिए गलतियाँ होती हैं संधि विच्छेद को चुनने में कि इनमें से कौन सा सही होगा। जैसे एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ, न समझ में आए तो जैसे मान लेते हैं कि दे दिया कि रविंद्र का सही संधि विच्छेद है, सही संधि विच्छेद है। अब देखिए एग्जाम्पल में क्या क्या हो गया, जैसे रवि धन इंद्र हो गया पहला, दूसरा रवि धन इंद्र हो गया, तीसरा रवि धन इंद्र हो गया, चौथा रवि धन इंद्र हो गया। देखिए अब इनमें चुनना होगा, तब यहाँ पे देखिए समस्या हो जाएगी। लेकिन अभी मैंने बताया कि जहाँ पर ईश्वर वाला स आ जाए, ईश्वर में जैसे जो ईश्वर, जैसे ईश्वर कैसे लिखा जाता है, ऐसे ही लिखा जाता है, ईश्वर ऐसे लिखा जाता है ईश्वर। तो ईश्वर वाला का जो स है, जिसको तालव्य स कहते हैं, यदि तालव्य स आएगा तभी वहाँ पर हम दीर्घ ई का प्रयोग करेंगे, अन्यथा आपका ये किस में रहेगा, ये ह्रस्व ई में ही रहेगा। तो यहाँ पर देखिए रविंद्र का जो सही होगा ये आपका ऑप्शन नंबर 3 वाला ये बिल्कुल सही होगा। तो ये दोनों ह्रस्व ई मिल करके ये दीर्घ ई में परिवर्तित होंगे, तब इसका जो है संधि विच्छेद करने के बाद जो संधि बनेगी, ये बनेगी रविंद्र, ऐसे होगा। ठीक है, चलिए बहुत गर्मी भी लग रही है बहुत, और पसीने के मारे तो हम भीग भी जा रहे हैं। खैर कोई नहीं, मेहनत अपनी जगह है, आदमी मेहनत करता रहेगा, आप लोग मेहनत करते रहिए हमारे साथ साथ। अब इसके बाद अन्य उदाहरण को हम लोग देखते हैं। और हाँ दोस्तों देखिए संधि ये कुछ आप लोग बहुत पढ़े होंगे, है ना,
बल्कि एक ही नज़र में पहचान भी जाते होंगे कि कोई शब्द दे दिया जाए तो एक नज़र में आप लोग खट से बता देंगे कि ये संधि है। लेकिन जब उसका अपवाद आ जाएगा तब तो वहाँ पर आपकी जो पहचान करने वाली ट्रिक है ना वो काम नहीं करेगी, वहाँ पे ये नियम ही काम करेगा। और ये जो संधि है, संधि एक तरीके से मान के चलिए कि मैथ जैसा है, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा आपकी संधि होगी। प्रैक्टिस नहीं करेंगे, मुजबानी पढ़ेंगे तब तो संधि फिर 10 दिन 20 दिन महीनों भर के बाद आप लोग फिर से भूल जाएंगे। इसलिए यह प्रैक्टिस है, जिस तरीके से मैथ में प्रैक्टिस की जाती है उसी प्रकार से इसमें जितना अधिक प्रैक्टिस करिए उतना ही अच्छा और सरल होता चला जाएगा। तो अभी हमने ई प्लस ई का बताया था। अब उसके बाद देखिए दीर्घ ई और ह्रस्व ई ये दोनों मिलेंगे तो क्या बन जाएगा, दीर्घ ई बन जाएगा। जैसे महीधन इंद्र, तो ये क्या हो जाएगा, महीधन इंद्र, तो ये हो जाएगा आपका महेंद्र। अब इसके बाद एक और उदाहरण दे देते हैं, जैसे महती है ना, महती धन इच्छा, तो ये क्या हो जाएगा, महती धन इच्छा क्या हो जाएगा, महती इच्छा हो जाएगा, है ना, महती इच्छा हो जाएगा। ठीक, ये हो गया। इतना बात समझ में आया। देखिए यहाँ पे इंद्र है ना, तो इसलिए ह्रस्व ई है, यहाँ पे इच्छा है इसलिए ह्रस्व ई आ गया। अब कहीं पे ईस आ जाएगा तो वहाँ पे दीर्घ ई हो जाएगा। देखिए उसका भी एक उदाहरण आएगा अभी। अब अगला उदाहरण हम लोग ले लेते हैं, इसको भी दीर्घ ई बना दिया जाए, तब दीर्घ ई मिल करके भी किस में परिवर्तित होंगे, दीर्घ ई में परिवर्तित हो जाएगा, है ना। जैसे नदी धन ईस, देखिए ईस आया ना तो दीर्घ ई आ गया ना, अभी मैंने यही बताया था। तो यहाँ का दीर्घ ई और प्लस यहाँ का दीर्घ ई, ये दोनों मिलकर किस में परिवर्तित हो गए, ये दीर्घ ई में परिवर्तित हो गए। अब ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा नदीस। कैसे लिखा जाएगा नदीस, ऐसे लिखा जाएगा नदीस। अब इसके बाद रजनीश को भी देख लेते हैं। तो रजनीश में देखिए रजनी धन ईस, रजनी धन ईस, तो इसका दीर्घ ई, रजनी में न का दीर्घ ई और ईस में ई का दीर्घ ई, ये दोनों मिल गए तो ये बन गया दीर्घ ई, तो ये बन गया रजनीश। देखिए ये ऐसे लिखा जाएगा रजनीश। बात समझ में आया, अच्छा लगा। यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को आप लोग लाइक करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि और लोगों तक यह पहुंच सके। और जो लोग चैनल पर पहली बार आ रहे हैं वो लोग चैनल को जरूर और अवश्य सब्सक्राइब कर लें। एक उदाहरण मैं ऊ से ले लेता हूँ, एक उदाहरण ऊ का ले लेता हूँ मैं। अच्छा यहाँ पर ये थोड़ा सा लाइट आ रहा है लेकिन मैंने बोल दिया था तो उसको आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। आइए अब एक ऊ और ऊ का उदाहरण ले लेते हैं। तो अब देखिए अ हो गया, ई हो गया, ऊ हो गया। अब ऊ का उदाहरण ले लेते हैं। तो ऊ प्लस ऊ ये मिलेगा तो भी ऊ बनेगा, ऊ प्लस ऊ होगा तो भी क्या बनेगा, दीर्घ ऊ बन जाएगा, है ना। फिर अब इधर दीर्घ ऊ हो और इधर ह्रस्व ऊ हो तो भी क्या बनेगा, दीर्घ ऊ बनेगा। अब उसके बाद यदि दोनों ही हो, दोनों दीर्घ ऊ हो तो भी क्या बनेगा, दीर्घ ऊ ही बनेगा। आइए अब इसका हम लोग उदाहरण देखते हैं। ऊ और यानी दोनों ह्रस्व ऊ मिल करके कैसे दीर्घ ऊ में परिवर्तित हो जा रहे हैं। देखिए बोर्ड पर ध्यान दीजिए आप लोग। भानु धन उदय, यहाँ का ऊ और प्लस यहाँ का ऊ, देखिए दोनों ऊ हैं, ह्रस्व ऊ है और ये किस में परिवर्तित हो जा रहा है, दीर्घ ऊ में। अब इसका संधि क्या बन जाएगा आपका, ये हो जाएगा भानुदय, क्या हो जाएगा, भानुदय हो जाएगा।
अब उसी प्रकार से देखिए सुधन उक्ति, सुधन उक्ति, तो यहाँ का ह्रस्व उ और उक्ति में ह्रस्व उ ये दोनों मिल जाएंगे तो ये बन जाएगा आपका दीर्घ उ और ये बन जाएगा आपका, देखिए ये दीर्घ उ आ गया, सुक्ति हो गया। क्या हो गया? सुक्ति हो गया, है ना। आइए अब अगला उदाहरण हम लोग देखते हैं। अगला उदाहरण है एक ह्रस्व उ हो, यानी प्रथम ह्रस्व उ हो और द्वितीय दीर्घ उ हो, तो भी ये किस में परिवर्तित हो जाएगा? दीर्घ उ में हो जाएगा। देखिए कैसे हो रहा है, जैसे लघु धन उर्मी, लघु धन उर्मी किस में परिवर्तित हो जाएगा? ये लघुर्मी में, ये बन गया आपका लघुर्मी। ठीक है। अब इसके बाद देखिए अगर हम लोग ले लेते हैं कि यदि एक पहला जो वर्ण हो दीर्घ उ हो और दूसरा शब्द का जो पहला वर्ण हो ये किस ह्रस्व उ हो, तो भी किस में परिवर्तित हो जाएगा? ये दीर्घ उ में। इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, जैसे गुरु धन उपदेश, गुरु धन उपदेश, तो यहाँ का देखिए जो रू में है ये दीर्घ उ है और यहाँ उपदेश का ह्रस्व उ, ये दोनों मिलकर किस में परिवर्तित हो गए? दीर्घ उ में। अब ये बन जाएगा गुरुपदेश, गुरुपदेश, ये हो गया गुरुपदेश। बात समझ में आया बच्चों? आइए अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, एक और देख लेते हैं, है ना। एक और हम लोग देख लेते हैं इसी का, वधु धन उत्सव, वधु धन उत्सव, तो यहाँ का दीर्घ उ और उत्सव का ह्रस्व उ, ह्रस्व उ, ये दोनों मिल करके किस में परिवर्तित हो गए? दीर्घ उ में। ये बन गया आपका वधुत्सव, है ना, वधुत्सव, वधुत्सव, है ना। ये हो गया आपका वधुत्सव। अब देखिए ये आपका अभी तक हम लोगों ने अ पर प्रयोग कर लिया उदाहरण को, ई पर प्रयोग किया और उ पर प्रयोग किया। अब री पर प्रयोग कर लेते हैं हम लोग, री पर प्रयोग कर लेते हैं। क्योंकि कुछ लोग का कमेंट किया जाता है कि जब वीडियो बहुत लंबा हो जाता है तो उसमें लोगों का जो रुझान है वो कम होने लगता है। लेकिन देखिए जहाँ पे कंसेप्ट क्लियर होगा, जहाँ पे नियमावली के तहत कोई चीज़ बताया जाएगा तो वो वीडियो लंबी होगी ही होगी। यदि आप लोग शॉर्टकट के चक्कर पड़ना चाहते हैं कि हाँ शॉर्टकट बस 2-4-5 मिनट का वीडियो ऐसा मिल जाए जिसमें सब कुछ मिल जाए, तो भैया जहाँ पे सब कुछ 5 ही मिनट में हो जाएगा तब तो फिर वो तो वहाँ पर समस्या तो होगी होगी। क्योंकि जितना अधिक लंबे समय तक हम लोग देंगे किसी भी कार्य को तो वो कार्य बहुत ही अच्छा होता है, चाहे वो पढ़ाई का कार्य हो चाहे किसी भी कार्य हो, है ना। वो शॉर्टकट वाला जो रास्ता होता है वो थोड़ा सा सही नहीं होता है, वो हमेशा जो है कष्टदायक होता है। आइए अब इसके बाद हम लोग री का देख लेते हैं। तो जब कभी भी देखिए री प्लस री ये दोनों मिलेंगे तो ये बन जाएगा आपका री। क्या बन जाएगा? ये दीर्घ री ऐसे होता है। ठीक है। जैसे होत्रिधन विकार, देखिए हो त्रि धन रिकार, यहाँ का देखिए री और यहाँ का री, ये दोनों मिल करके ये दीर्घ री में परिवर्तित हो जाएगा, इसमें परिवर्तित हो जाएगा। तो अब ये बन जाएगा हो त्रिकार। देखिए ऐसे लिखा जाएगा हो त्रिकार। ये यदि कभी दे दिया कि इनमें से कौन सा हो त्रिकार का यदि संधि विच्छेद करने के लिए दे दिया तो यदि ये ऑप्शन होगा तो इस ऑप्शन को आप लोग बिल्कुल सही समझिए। अब अगला भी देख सकते हैं, मातृधन ऋणाम,
मातृ में री लगा हुआ है और ऋणाम में भी री लगा हुआ है। इन दोनों का जब मेल होगा तो ये दीर्घ री में परिवर्तित हो जाएगा। तो अब इसका जो संधि बनेगा ये हो जाएगा आपका मातृणाम, ये हो जाएगा मातृणाम हो जाएगा। अब री का हम लोग देख लेते हैं ना, री, री ये हो गया री। अब ये जो री है, री सदैव ह्रस्व होता है। क्या होता है? सदैव ह्रस्व होता है, इसका दीर्घ होता ही नहीं है। यदि आप ऐसा सोच रहे हैं कि ली प्लस ली बना देंगे तो ये कैसे लिख सकते हैं, क्या ऐसे लिख सकते हैं, तो जी नहीं, ली का कोई दीर्घ होता ही नहीं है, सदैव ह्रस्व में होता है। और कात्यायन का नाम सुना होगा यदि आप लोगों ने, तो आप जानते ही होंगे कि ये कात्यायन जो थे ये संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे। तो कात्यायन ने कहा था कि जो री होता है, री और जो री होता है, री और री ये दोनों सवर्ण होते हैं। क्या होते हैं? सवर्ण होते हैं, यानी कि एक समान होते हैं। री और री ये सवर्ण वर्ण होते हैं, है ना। तो अब कहने मतलब ये, इसका एक उदाहरण ले लिया जाए, जैसे होत्रीधन लिकार। अभी देखिए ये होत्रीधन लिकार यहाँ पे है तो होत्रिकार हो गया। अब इसी का देखिए एक और एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, तब बात समझ में आ जाएगा। अब ये आपकी जो दीर्घ संधि है, दीर्घ संधि में अब आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। आप लोग एक बार दो बार और देख लीजिएगा। देखिए अब जैसे हो गया होत्रीधन लिकार, ठीक है। अब एक हो जाएगा होत्रीधन रीकार, ठीक है। ये दोनों ही विच्छेद बिल्कुल सही है। तो होत्रीधन रीकार, तो ये हो जाएगा आपका होत्रिकार, ठीक है। और ये हो जाएगा, ये भी हो जाएगा आपका होत्रिकार, क्योंकि री और री ये दोनों सवर्ण होते हैं और सवर्ण की वजह से री का यहाँ पर जो कि आगम हो जा रहा है, इसलिए होत्रिकार हो गया। यहाँ पर री का कोई भी दीर्घ नहीं होता है ना, री का दीर्घ हो जाता है ना। तो ये हो गया आपका होत्रिकार। अच्छा एक मिनट, जरा सा यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया, इसके लिए क्षमा है भाई। देखिए ली का कभी भी दीर्घ नहीं होता है ना, तो यहाँ पर ये आपका हो जाएगा, देखिए होत्रिकार, ये होत्रिकार ऐसे हो जाएगा। देखिए यहाँ पर देखिए ये आपका ह्रस्व रूप में है और यहाँ पर री दीर्घ रूप में है, यही अंतर होगा। यदि होत्रीधन ऋकार आएगा तो ये इस तरीके से आपका त में दीर्घ री होगा और ऋकार में ह्रस्व री रहेगा, क्योंकि री का कभी भी दीर्घ होता ही नहीं है। तो ये रहा आपका दीर्घ स्वर संधि, ये रहे दीर्घ स्वर संधि। अब इसके बाद हम लोग कल पढ़ेंगे यड़, कल हम लोग पढ़ेंगे गुण संधि, गुण संधि और व्यंजन, और ये होगा आपका वृद्धि संधि, वृद्धि संधि। कल हम लोग गुण संधि और वृद्धि संधि को पढ़ेंगे और दोनों को तुलनात्मक रूप से पढ़ेंगे। जब गुण और वृद्धि दोनों को तुलनात्मक रूप से हम लोग पढ़ लेंगे तब ये बिल्कुल इसका जो सिस्टम है, जो नियम है, समझ में आ जाएगा, है ना। तो आज के क्लास में दोस्तों बस इतना ही, अभी के लिए बस इतना ही। आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, अच्छे से तैयार कर लीजिए, है ना। एक बार दो बार वीडियो को देखिए, अपने आप ये बिल्कुल समझ में आ जाएगा। जहाँ पे समस्या होती थी मात्राओं को लेकर के, अब मात्राओं को लेकर के भी किसी प्रकार की यहाँ पर समस्या नहीं होगी। तो आज के क्लास में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, और कल फिर हम लोग मिलते हैं यहाँ से गुण संधि और वृद्धि संधि से। और हाँ, यदि आप लोग इसी तरीके की वीडियो पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।